ओडिसी एक पोयम है जो हजारों साल पहले ग्रीक पोएट होमर के द्वारा लिखी गई थी। इस पर अब 17 जुलाई को क्रिस्टोफर नोलन की नेक्स्ट मूवी आने वाली है, जो कि इंस्पायर्ड है इसी ओडेसी स्टोरी से। होमर ने दो किताबें लिखी थी, जिसमें एक का नाम था द इलियड, दूसरी थी द ओडेसी। इलियड में क्या हुआ कि ग्रीक आर्मी काफी छोटे छोटे किंग्स के थ्रू बनी हुई ट्रॉय गई थी लड़ाई लड़ने, जो कि 10 साल तक चली थी। इसी ग्रीक आर्मी में एक राजा थे जिसका नाम था ओडिसियस, और द ओडेसी कहानी है ओडेसियस के 10 साल के घर वापसी। तो ओडेसियस इथिका राज्य के राजा थे, जो अपने साथ सिपाहियों को लेकर ट्रोजन वॉर में लड़ाई लड़ने गए थे ट्रॉय में। वहां पर ग्रीक आर्मी ने ट्रॉय को बिल्कुल तबाह कर दिया और ग्रीक आर्मी की जीत हुई। जंग खत्म होने के कुछ ही महीनों में सारे फौज, जितने भी अलग राजा थे, वो सब अपने राज्य वापस आ गए सिवाय ओडेसियस के। इथिका में खबर फैलने लगी कि ओडेसियस मर चुके हैं और वो कभी वापस नहीं आएंगे। वहां के जो अमीर लोग और नोबल्स थे वो इथिका के पैलेस में चले गए और अपने आप को सूटर कहने लगे। वहां पे 100 से भी ज्यादा सूटर्स थे और उनका राज्य हड़पना चाहते। ओडेसियस का बेटा टेलीमाकस, तो जब ओडेसियस 20 साल पहले गए थे तो इतना छोटा था कि उसे याद भी नहीं था कि उसके पिता कैसे दिखते। गॉडेस अथीना ने फिर यहाँ पे सोचा कि क्यों ना इनकी हेल्प करी जाए, इनके रीयूनिफिकेशन के लिए। तो वो ह्यूमन फॉर्म में गई और टेलीमाकस को बताया कि जाके पूछताछ करो कि तुम्हारे पिता कहाँ हो सकते हैं, जो फौजें वापस आई थी उनसे पूछो। तो टेलीमाकस गए मेनेलॉस के पास, जो कि स्पार्टा का राजा था, और लास्ट टाइम उसने ही ओडेसियस को देखा। उससे जब टेलीमाकस ने पूछा कि मेरे पिता कहाँ हैं, तो उसने बताया कि ओडेसियस एक गॉडेस कैलिप्सो के आइलैंड पर फंसे हुए हैं। तो इससे टेलीमाकस को ये तो पता चल गया कि उसके पिता जिंदा हैं। तो ओडेसियस ओगीजिया नाम के एक आइलैंड पर 7 सालों से फंसे थे। ओगीजिया में गॉडेस कैलिप्सो रहती थी और वो ओडेसियस को वहां से जाने नहीं दे रही थी। इसके लिए गॉडेस अथीना ने लीडर ऑफ द गॉड्स ज़्यूस, जो कि सबसे पावरफुल थंडर एंड लाइटनिंग का गॉड था, उसको रिक्वेस्ट करी। तो कैलिप्सो को ज़्यूस की बात माननी पड़ी और उसने ओडेसियस के लिए एक राफ्ट बनाई और उसको जाने की परमिशन दे दी। तो ओडेसियस इस राफ्ट में बैठकर फेशियंस के आइलैंड पे पहुंचे और वहां पर उन्होंने फेशियंस के जो राजा थे उनको अपनी सारी स्टोरी बताई कि वो यहाँ पे कैसे फंस गए। पर ओडेसियस इतने सालों से ओगीजिया के आइलैंड पर कैसे फंसे थे, आखिर उनके साथ क्या हुआ था ट्रॉय की लड़ाई के बाद, जो कि वो इस कंडीशन में थे। तो फेशियंस के राजा को ओडेसियस अपनी स्टोरी बताने लगे कि कैसे वो ट्रॉय से निकले और उसके बाद एक आइलैंड पर पहुंचे जहां पर लोटस ईटर्स रहते थे। वहां पे ऐसे कमल उगते थे कि जिनको खाते ही लोग इंटॉक्सिकेटेड हो जाते थे और वो भूल जाते थे कि उनका पर्पस क्या है, उन्हें क्या करना है, और उसी आइलैंड पर स्टक रहते थे। तो ओडेसियस के सारी लोगों ने उस कमल के फूलों को खा लिया और उन्हें कहीं जाने की इच्छा नहीं हुई और वहीं रहने लग गए। तो सारे आदमियों को ओडेसियस ने जबरदस्ती अपने शिप्स पर चढ़ाया और वहां से कैसे भी करके निकले। इसके बाद ओडेसियस और उनके मैन लैंड ऑफ साइक्लॉप्स में पहुंचे। वहां पे एक छोटे से आइलैंड पर वे गए क्योंकि उनकी सप्लाई सारी खत्म हो चुकी थी, और वहां पे एक बहुत बड़ी गुफा दिखी जिसका दरवाजा खुला था। तो ओडेसियस को लगा कि अंदर जाके पूछा जाए कि यहाँ कौन रहता है और उससे मदद मांगी जाए। तो ओडेसियस अपने 12 साथियों के साथ अंदर गए, और जैसा वहां पे उन्होंने सामान देखा तो उन्हें लगा कि यहाँ पे कोई शेफर्ड रहता है। शाम को उस गुफा में जो रहता था वो वापस आया, और ओडेसियस और उनके साथियों ने देखा कि एक बहुत ही बड़ा राक्षस गुफा में घुस रहा है। उस राक्षस का नाम था पॉलीफेमस। पॉलीफेमस ने गुफा का दरवाजा बहुत बड़े चट्टान से बंद किया और मुड़कर देखा तो वो चौंक गया कि ये उसकी गुफा में कौन आ गया है। ओडेसियस और उनके साथियों को जो दिखा उसने उनको बिल्कुल डरा कर रख दिया। उन्होंने देखा कि एक बहुत ही बड़ा राक्षस है जिसके सिर्फ एक बड़ी सी आंख है और उसके दांत बाहर निकल रहे हैं। उसका एक हाथ ही एक आदमी के बराबर था। पॉलीफेमस ने ओडेसियस से उनका नाम पूछा तो ओडेसियस ने बताया कि आई एम नोबडी। तो इसके बाद इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन उसके बाद पॉलीफेमस ने ओडेसियस के 2 साथियों को उठाया और उन्हें कच्चा चबा दिया। तो ये तो एक प्योर कैनिबलिज्म एक्ट थी। उसके बाद पॉलीफेमस सो गया। सुबह हुई, उसने 2 आदमियों को और खाया और अपनी भीड़ों को लेकर बाहर चला गया और गुफा का दरवाजा फिर से बंद कर दिया। तो ओडेसियस और उसके साथियों को लगा कि यहाँ से तो हमें निकलना पड़ेगा वरना हम सब मारे जाएंगे।
तो उन्होंने क्या किया कि एक बहुत ही बड़ी लकड़ी को आगे से शार्प किया और रात होने का वेट किया। शाम को पॉलीफेमस अपनी भेड़ों के साथ वापस आया। उसने फिर से 2 आदमियों को खाया, लेकिन इस टाइम ओडिसियस ने उसे अपनी वाइन भी दी, तो वो गहरी नींद में सो गया। जैसे ही पॉलीफेमस सो गया, ओडिसियस ने वो शार्प लकड़ी उसकी एक आंख में मार दी और पॉलीफेमस को अंधा कर दिया। इससे पॉलीफेमस बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया और दर्द से चिल्लाने लगा और बाहर जाकर कहने लगा कि नोबडी इज किलिंग मी, नोबडी इज किलिंग मी। तो आसपास के जो भी साइक्लॉप्स थे उन्हें लगा कि ये तो पागल हो गया है, ऐसे ही कुछ ना कुछ लिख रहा है। पॉलीफेमस ने डिसाइड किया कि वो जिसने भी उसके साथ ये हरकत करी है उसे जरूर मारे। तो पॉलीफेमस अपने गुफा के दरवाजे के सामने बैठ गया और वेट करने लगा कि जो भी बाहर आएगा उसे वो मार डालेगा। सुबह होती है और गुफा का दरवाजा खुला था, वहां से पत्थर हटा हुआ था और पॉलीफेमस वहां बैठा था, लेकिन जो उसकी भेड़ थी वही रूटीन फॉलो करती और सुबह होते ही गुफा से बाहर निकलने लगती। तो ओडिसियस और उसके साथी भेड़ों के नीचे छुपकर बाहर निकलने लगे। तो पॉलीफेमस को पता नहीं लग पाया क्योंकि वो अंधा था कि कौन है यहाँ से जो निकल रहा है। जैसे ही बाहर निकलने के बाद ओडिसियस और उसके साथी अपने जहाज पर बैठे, वैसे ही ओडिसियस का घमंड सामने आ गया और उन्होंने चिल्लाकर कहा कि The man who has blinded you is not nobody but the king of Ithaca and his name is Odysseus। इससे पॉलीफेमस को पता लग गया कि ये ओडिसियस है और उसने अपने फादर जो कि सी गॉड पोसाइडन थे उनसे विनती करी कि ओडिसियस को तबाह कर दे, उनको घर जाने में देरी हो। जिस तरफ से आवाज आई उधर पे पॉलीफेमस ने बहुत बड़ा पत्थर उठाकर मारा जो कि ओडिसियस की शिप से थोड़ी सी दूरी पर गिरा, लेकिन यहाँ भी ओडिसियस बच गए। इसके बाद ओडिसियस और उसके साथी एक आइलैंड पहुंचे जहां पर कीपर ऑफ द विंड्स रहते थे। तो कीपर ऑफ द विंड्स के पास शक्ति थी कि वो हर तरह की हवा को काबू में रखे। तो उन्होंने ओडिसियस की हेल्प करी और ओडिसियस को आगे रास्ते में जितने भी खराब तूफान हवाओं का सामना करना पड़ता समंदर में, उन सबको एक बैग में इकट्ठा करके दे दिया और एक ऐसी हवा के थ्रू आगे भेजा कि वो सीधे अपने राज्य इथिका पहुंच जाए। इसके चलते ओडिसियस और उसके साथी बहुत ही नजदीक पहुंच चुके थे अपने राज्य इथिका के। इथिका का कोस्ट भी उन्हें दिखने लग गया था, लेकिन तभी ओडिसियस सो गए और उनके साथियों को वो बैग दिखा। तो उनके साथियों को लगा कि कीपर ऑफ विंड ने इन्हें खजाना दिया होगा, तो उन्होंने सोचा कि ओडिसियस तो राजा है, उसके पास तो पहले ही बहुत खजाना है, रुपए हैं, तो ऐसा करते हैं कि इनको हम रख लेते हैं। तो जैसे ही उसके साथियों ने उस बैग को खोला, उसमें से भयंकर तूफान निकले और ऐसे तूफान निकले कि सारे 12 के 12 जहाज अपना रास्ता भटक गए। उन 12 जहाज में से 11 तो तबाह हो गए और एक जिसमें ओडिसियस थे सिर्फ वो बचा और वो भी काफी दूर समंदर में गुम हो गया। जैसे ही ओडिसियस उठे और उनको ये सब पता चला तो वो इतने नाराज हुए कि वो अपनी जान लेने को आते थे। अब ओडिसियस का जहाज समंदर में धक्का हुआ, ना तो उनके पास सप्लाई थी, ना खाना था, ना पानी था। तो उन्हें एक दूर आइलैंड पर धुआं आती दिखी, तो उन्हें लगा कि वहां कोई रहता होगा, उससे मदद मांगी जाए। तो ओडिसियस ने अपने कुछ साथियों को स्काउट्स बनाकर वहां भेजा कि जाके तुम पता लगाओ वहां पर कौन है। वहां पर स्काउट्स गए और देखा कि वहां एक झोपड़ी है और वहां पे रहती थी जादूगरनी सर्सी, जो कि सन गॉड हीलियस की बेटी थी। उस जादूगरनी ने सारे स्काउट्स को भेड़ में बदल दिया। जब ओडिसियस वहां पहुंचे और सर्सी को कन्विंस किया कि इन्हें वापस भेड़ से इंसान में बदल दो, जब सर्सी ने ऐसा किया, वो जगह ओडिसियस को इतनी पसंद आई कि वो 1 साल तक उसी आइलैंड पर रहे। उनके घर की याद उनको आने लगी और उन्होंने जाने का निश्चय किया। लेकिन सर्सी ने ओडिसियस को सलाह दी कि अंडरवर्ल्ड में जाओ और पता लगाओ कि तुम्हारा आगे का रास्ता कैसा होगा। तो ओडिसियस ने ऐसा ही किया। अकेले अंडरवर्ल्ड में गए और वहां पे कुछ लोगों से मिले। उसमें से एक था अंधा प्रॉफिट टाइरिसियस। टाइरिसियस ने बताया कि आगे तुम्हें एक आइलैंड मिलेगा जहां पर सन गॉड के कैटल रहते हैं, तो तुम्हें उन जानवरों को बिल्कुल परेशान नहीं करना है और तुम्हारी आगे की जर्नी एकदम आराम से होगी और तुम इसी का जल्दी पहुंच जाओगे। इसके बाद ओडिसियस वापस सर्सी के आइलैंड पे पहुंचे, अपने आगे की जर्नी के लिए रवाना हुए। आगे का रास्ता बहुत कठिन था। वहां पे ओडिसियस एक दुविधा में फंस गए। आगे एक स्ट्रेंज प्लेस से वो सब जा रहे थे, तो वहां पे एक तरफ तो बहुत भयंकर बवंडर था जो कि सारे शिप को अपने अंदर समा लेता, और एक तरफ था सिला नाम का राक्षस। सिला के 6 सिर थे और वो सबको खा जाता।
तो ओडिसियस ने सोचा कि हम सिला की तरफ से जाएंगे क्योंकि उसके 6 सिर हैं, तो वो सिर्फ 6 आदमियों को खा सकता है। लेकिन अगर हम बवंडरी की तरफ से गए तो हमारा पूरा जहाज डूब सकता है। तो जैसा ओडिसियस ने सोचा था वैसा ही हुआ। उनके 6 साथियों को सिला ने खा लिया। किसी न किसी तरह एक आगे जाके उनका जहाज पहुंचा उसी आइलैंड पे जहाँ पे सन गॉड के कैटल रहते थे। ओडिसियस और उनके साथियों का सारा खाना, सप्लाई, सब कुछ खत्म हो गया। ना चाहते हुए भी ओडिसियस के साथियों ने सारे कैटल को मार दिया और उनको खा लिया और अपनी भूख को शांत किया। ओडिसियस सो रहे थे। जैसे ही वो उठे और उन्हें पता लगा तो वे बहुत निराश हुए। लेकिन अब क्या ही करा जा सकता था। ओडिसियस जब भी सोते हैं कुछ ना कुछ हो जाता है। सन गॉड ने इसकी कंप्लेन ज़्यूस से करी और ज़्यूस ने बिजली के एक बोल्ट से ओडिसियस की शिप को तबाह कर दिया और जितने भी उसमें साथी थे सब मर गए सिवाय ओडिसियस के। तो ऐसे ओडिसियस अकेले हो गए और आगे बढ़ने के लिए उन्हें एक राफ्ट बनानी पड़ी और इस राफ्ट में बैठकर ही वो कैसे न कैसे समुद्र में तूफानों का सामना करते हुए ओमीजिया आइलैंड पे पहुंचे जहां पर कैलिप्सो रहती थी। तो देखिए कैसे एक फुल सर्कल में ये स्टोरी आई है एंड में उसी आइलैंड पे जहाँ पे ओडिसियस स्टक थे। तो फेशियंस ने जब ये स्टोरी सुनी तो उन्होंने चाहा कि वो ओडिसियस की मदद करें। उन्होंने ओडिसियस को एक शिप दी और कहा कि आप इसमें जाइए और सुबह होगी तो आप इथिका पहुंच जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। सुबह होते ही ओडिसियस इथिका पहुंच गए। लेकिन इथिका पहुंचते ही वो सीधे अपने राजमहल में नहीं गए। वो पहले गए अपने बिल्कुल लॉयल शेफर्ड से मिलने जिसका नाम था यूमस। और यूमस के मिलने के लिए ओडिसियस एक भिखारी के वेश में गए। वहां पर यूमस ने बताया कि कैसे 100 से भी ज्यादा सूटर्स ने राजमहल पर कब्जा कर रखा है और पेनेलोपी और टेलीमाकस को परेशान कर रहे हैं दिन भर और ओडिसियस का राज हड़पना चाहते हैं। यूमस के झोपड़े में टेलीमाकस भी आया क्योंकि एथेना ने उसे वार्निंग करी थी कि तुम जैसे ही वापस आओगे सूटर्स तुम्हें मारने के लिए चाल रच रहे हैं। इसके बाद टेलीमाकस और ओडिसियस का मिलन हो जाता है और वो एक प्लान बनाते हैं कि कैसे हम अपने राज्य को वापस कर सकते हैं और सूटर्स को राजमहल से हटा सकते हैं। तो पहले टेलीमाकस राजमहल गया। अब ओडिसियस और यूमस भी पैलेस में पहुंचे और वहां पे देखा कि 100 से ज्यादा सूटर्स बैठे हैं और सब कुछ हड़प रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा इविल एंटिनस था और उसने ओडिसियस को देखा जो कि भिखारी के वेश में था और उसका मजाक उड़ाया। उसके बाद एक और भिखारी महल पहुंचा और एंटिनस ने ओडिसियस और उस नए भिखारी की लड़ाई करवाई। इसमें ओडिसियस जीत गए और सूटर्स ने ओडिसियस पे तरस खाया। अगला दिन हुआ तो पेनेलोपे ने एक टास्क रखा, जो भी इस टास्क को कंप्लीट करेगा उसे राजा बना दिया जाए। टास्क ये था कि ओडिसियस का एक धनुष था, उस धनुष पे डोरी लगा के जो भी 12 कुल्हाड़ियों के बीच में से तीर मारेगा वो जीत जाएगा। एक के बाद एक सभी सूटर्स ने ट्राई किया लेकिन कोई भी उसमें पास नहीं हुआ। आखिरी में भिखारी के देश में ओडिसियस ने भी उसको ट्राई किया और आराम से धनुष पर डोरी लगाई और 12 कुल्हाड़ियों के बीच में से निकाल दिया। उसके बाद ओडिसियस ने एक और धनुष में तीर लगाया और सीधे एंटिनस को मारा जिससे एंटिनस की जभी की जभी मौत हो गई। ओडिसियस, टेलीमाकस, यूमस और कुछ वफादार साथियों ने जितने भी सूटर्स थे सबको मार दिया। इस तरह ओडिसियस की अपनी घर वापसी हुई और वो एक बार फिर से इथिका का राजा बन गया। अब ओडिसी पर क्रिस्टोफर नोलन भी एक मूवी बना रहे हैं जो कि 17 जुलाई को रिलीज हो रही है। पर उस मूवी में उन्होंने कुछ मॉडर्न टेक दिया है, कुछ लिबर्टीज ली हैं और थोड़ी न्यू लैंग्वेज है। ऐसा फील होता है कि वो आज के टाइम ऐसा फील होता है कि वो पुराने टाइम की है पर उसकी लैंग्वेज नहीं। और लोग इसके अराउंड कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट कर रहे हैं कि वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है हिस्टोरिकल। अब ये तो देखना पड़ेगा कि वो मूवी रिलीज होगी तब वो कैसी रिपोर्ट